यूएपीए, एनआईए एक्ट, बीएनएस और पीएमएलए को अलग-अलग कानून समझकर मत देखो। ये मिलकर इंडिया के एंटी टेरर लीगल आर्किटेक्चर का बैकबोन बनाते हैं। सबसे पहले समझो कि टेरर केस में स्टेट को तीन चीजें चाहिए होती हैं: एक्ट को डिफाइन करना, एक्यूज्ड को इन्वेस्टिगेट करना और पेशा संपत्ति की चेन तोड़ना। यूएपीए 1967 का कोर काम यही है कि अनलॉफुल एक्टिविटी और टेरर एक्टिविटी को लीगल शेप दिया जाए। इसलिए इसे प्राइमरी एंटी टेरर स्टैट्यूट बोला जाता है। लेकिन सवाल यह है कि सिंपल मर्डर या ब्लास्ट लॉ काफी क्यों नहीं? क्योंकि टेरर का टारगेट सिर्फ विक्टिम नहीं होता, उसका टारगेट पब्लिक फियर, स्टेट अथॉरिटी और नेशनल यूनिटी होती है। इसलिए नॉर्मल क्राइम और टेरर एक्ट में डिफरेंस इंटेंशन, ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क और इम्पैक्ट का होता है। स्लाइड की टाइमलाइन में ताडा और पोटा रिपील दिखाया गया है और फिर यूएपीए अमेंडमेंट्स की रेड लाइन आगे बढ़ती दिखती है। इस विजुअल का डीपर पॉइंट ये है कि इंडिया ने ड्रैकोनियन स्पेशल लॉज हटाकर भी एंटी टेरर वैक्यूम नहीं छोड़ा। उसने यूएपीए को अमेंड करके परमानेंट फ्रेमवर्क बनाया। 2019 अमेंडमेंट का मेजर शिफ्ट ये था कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जा सकता है। ये सिंगल सिलुएट वाली इमेज इसी चेंज को दिखाती है। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि मैनी नेटवर्क्स लूज, डिजिटल और लीडर लाइट होते हैं। अगर सिर्फ ग्रुप डैन होने का वेट करोगे तो इंडिविजुअल ऑपरेटिव्स बच सकते हैं। अब एनआईए एक्ट 2008 को देखो। कानून का मतलब है किस एजेंसी को पावर मिलेगी। एनआईए को स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाया गया, मतलब कुछ सिलेक्टेड ग्रेव ऑफेंसेस जिनका नेशनल सिक्योरिटी से सीधा लिंक है। पेज पर जो एनआईए एक्ट स्केड्यूल का व्हील बना है, उसमें यूएपीए, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, एंटी हाईजैकिंग एक्ट, मैरीटाइम सेफ्टी और डब्ल्यूएमडी लॉज जुड़े हुए हैं। इसका मतलब टेरर सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट तक लिमिटेड नहीं, एविएशन, सी रूट्स, न्यूक्स और मास डिस्ट्रक्शन तक एक्सटेंड करता है। बीएनएस सेक्शन 113 का पॉइंट भी इसी कंटिन्यूटी में समझो। ये टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन को ब्रॉडर बनाता है और इकोनॉमिक सिक्योरिटी थ्रेट्स को इंक्लूड करता है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब क्या? ऐसा अटैक जो पैसा, मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फेक करेंसी, सप्लाई चेन या फाइनेंशियल ट्रस्ट को हिट करे। पीएमएलए 2002 फिर टेरर फाइनेंसिंग पर स्ट्राइक करता है। सिर्फ गनमैन पकड़ना इनफ नहीं, फंडिंग रूट, हवाला, प्रॉपर्टी अटैचमेंट और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम भी तोड़ने पड़ते हैं। बॉटम लाइन सिंपल है, यूएपीए एक्ट को डिफाइन करता है, एनआईए एक्ट इन्वेस्टिगेटर को एम्पावर करता है, बीएनएस लीगल कवरेज को मॉडर्न बनाता है और पीएमएलए मनी ट्रेल को चोक करता है। यही इंटीग्रेटेड लीगल रिस्पॉन्स है। समझ आया? एनआईए को समझने का बेस्ट तरीका यह है कि इसे एक सेंट्रल काउंटर टेरर इन्वेस्टिगेशन मशीन समझो, जो नॉर्मल फेडरल हेजिटेशन के ऊपर डिजाइन की गई है। इंडिया जैसे फेडरल देश में पुलिसिंग लार्जली स्टेट सब्जेक्ट है, तो सवाल उठता है, फिर सेंटर डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट क्यों करे? आंसर सिंपल है। टेरर केसेस अक्सर मल्टी स्टेट होते हैं। फंडिंग एक जगह से, स्लीपर सेल दूसरी जगह, ब्लास्ट तीसरी जगह और मास्टरमाइंड कभी बॉर्डर के बाहर। अगर हर स्टेट अपने कंपार्टमेंट में काम करे तो नेटवर्क का फुल पिक्चर टूट जाता है। इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एनआईए एक्ट ने शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के केसेस में सेंटर को स्ट्रॉन्गर रोल दिया। स्लाइड पर प्रोसेस फ्लो दिख रहा है। टेरर इंसिडेंट होता है, स्टेट पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है, फिर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट केस एनआईए को देती है या एनआईए सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेती है और स्टेट इन्वेस्टिगेशन डिसिस्ट करता है। ये फेडरल सुप्रीमेसी का विजुअल सिर्फ प्रोसीजर नहीं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन भी दिखाता है। सोचो जरा, स्टेट्स को क्यों कंसर्न होता है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पर उनका टर्फ है। लेकिन सेंटर क्यों इंसिस्ट करता है? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी फ्रैगमेंटेशन अफोर्ड नहीं कर सकती। एनआईए की जुरिस्डिक्शन दो लेयर्स में इंपॉर्टेंट है। पहला, ऑल इंडिया रीच, दूसरा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रीच, मतलब इंडियंस अब्रॉड या इंडियन एसेट्स पर अटैक हो तो भी परस्यू किया जा सकता है। ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि मॉडर्न टेररिज्म सिर्फ फिजिकल बॉर्डर के अंदर नहीं चलता। ऑनलाइन प्लानिंग दुबई में, ट्रांसफर नेपाल रूट से, हैंडलर पाकिस्तान में, टारगेट इंडिया में हो सकता है। इसलिए एजेंसी को क्रॉस बॉर्डर लीगल इमेजिनेशन चाहिए। इंस्टीट्यूशनल विंग्स जैसे टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल और साइबर टेररिज्म ब्रांच इसी स्पेशलाइजेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि टेरर इकोसिस्टम में वेपन से पहले पैसा और कम्युनिकेशन आता है। एजुडिकेशन साइड पर स्पेशल एनआईए कोर्ट्स और इन कैमरा प्रोसीडिंग्स इंपॉर्टेंट हैं।
इन कैमरा का सिंपल मतलब पब्लिक ग्लेयर से दूर सेंसिटिव ट्रायल, ताकि विटनेस डर के बिना बोले। अगर विटनेस प्रोटेक्शन वीक होगी तो कन्विक्शन वीक होगी। पेज पर कन्विक्शन रेट का बार चार्ट एनआईए को स्टेट पुलिस और सीबीआई से ऊपर दिखाता है, लगभग 94%। इसको ब्लाइंडली सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। हायर कन्विक्शन का मतलब ये भी हो सकता है कि एजेंसी सिलेक्टिव, एविडेंस हैवी केसेस लेती है। लेकिन इससे एक क्लियर लेसन मिलता है। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक्स, डेडिकेटेड प्रोसिक्यूटर्स और स्पेशल कोर्ट्स रिजल्ट इंप्रूव करते हैं। साथ में इंडिया मैप पर ब्रांच ऑफिसेज का स्प्रेड भी शोन है, पैन इंडिया रीच के लिए। डीपर पॉइंट यह है कि टेरर रिस्पॉन्स तब इफेक्टिव होता है जब स्पीड, स्पेशलाइजेशन और सेंट्रल कोऑर्डिनेशन एक साथ मिलते हैं। एनआईए का रोल इसी ट्रायंगल को ऑपरेशनल बनाना है। क्लियर है? इंटेलिजेंस सिस्टम का सबसे बड़ा रूल है, इंफॉर्मेशन तभी यूजफुल है जब सही टाइम पर सही एजेंसी तक पहुंच जाए। बस इसी लॉजिक पर आईबी, आरएडब्ल्यू, एमएसी और नेट ग्रिड का पूरा ग्रिड खड़ा है। सबसे पहले आईबी। आईबी इंटरनल इंटेलिजेंस नोडल एजेंसी है। मतलब देश के अंदर के थ्रेट पैटर्न्स, मॉड्यूल्स, सस्पिशियस मूवमेंट, लोकल नेटवर्क्स और टैक्टिकल इनपुट्स पर फोकस। टैक्टिकल इनपुट का मतलब फील्ड यूज इंफॉर्मेशन जो ऑपरेशन या प्रिवेंटिव एक्शन में तुरंत काम आए। आरएडब्ल्यू एक्सटर्नल इंटेलिजेंस देखता है, स्पेशली क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स, टेरर लॉन्च पैड्स, फॉरेन हैंडलर्स और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स। यहां एक बेसिक डिस्टिंक्शन समझो, आईबी अंदर की आंख है, आरएडब्ल्यू बाहर का रेडार। लेकिन क्या दोनों अलग-अलग आइलैंड्स बनकर काम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। टेरर लाइन पर रुकती नहीं। इसीलिए एमएसी यानी मल्टी एजेंसी सेंटर क्रूशल है। स्लाइड के हब एंड स्पोक डायग्राम में दिल्ली एमएसी बीच में है और आर्मी, आरएडब्ल्यू, पैरामिलिट्री, स्टेट पुलिस, टैक्स अथॉरिटीज और दूसरी एजेंसीज उससे एरोज के थ्रू जुड़ी हुई हैं। ये एरोज सिर्फ एरोज नहीं, ये इनपुट और फीडबैक लूप का प्रिंसिपल दिखाते हैं। एमएसी का काम रॉ इंटेल को फ्यूज करके एक्शनेबल इंटेल बनाना और फिर एसएमएसीज तक कैस्केड करना है। एसएमएसी का मतलब सब्सिडरी एमएसी, यानी स्टेट्स या रीजन्स में लोअर नोड्स। इससे रियल टाइम थ्रेट शेयरिंग पॉसिबल होती है। लेकिन सोचो, सिर्फ शेयरिंग काफी है? नहीं, शेयरिंग तब काम करेगी जब लैंग्वेज कॉमन हो, ट्रस्ट हो और एजेंसीज डेटा को ओन करके बैठ ना जाएं। अब नेट ग्रिड को समझो। स्लाइड पर एक पाइप जैसा मिडलवेयर बना है जो बैंक्स, एयरलाइंस, रेलवेज, टेलीकॉम और इनकम टैक्स जैसे डेटा साइलोस को यूजर एजेंसीज से जोड़ता है। इसका कोर आइडिया है पैटर्न रिकग्निशन। पैटर्न रिकग्निशन का सिंपल मतलब सस्पिशियस ट्रेल पकड़ना। फॉर एग्जाम्पल, टिकट बुकिंग, बैंक ट्रांसफर और अनयूजुअल फोन कॉन्टैक्ट्स अलग-अलग देखो तो हार्मलेस लग सकते हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ जोड़ो तो टेरर प्रिपरेशन का पैटर्न बन सकता है। इसीलिए नेट ग्रिड को टेक्नोलॉजिकल इंटरफेस बोला जाता है। ये खुद क्लासिक स्पाई एजेंसी नहीं, ये कनेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। डीपर इशू ये है कि मॉडर्न टेरर डिटेक्शन इंट्यूशन से नहीं, डेटा फ्यूजन से होता है। लास्ट पॉइंट इंटरऑपरेबिलिटी का है। एफआईयू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस गैदर करे, पुलिस काइनेटिक एक्शन करे, इंटेलिजेंस एजेंसी सर्वेलेंस करे, लेकिन अगर सब अलग बॉक्सेस में रहें तो प्लॉट स्लिप हो सकता है। इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज का बड़ा हिस्सा यही साइलोज है। सो एमएसी कोऑर्डिनेशन देता है, नेट ग्रिड डेटा ब्रिज देता है, आईबी लोकल पल्स देता है, आरएडब्ल्यू एक्सटर्नल वार्निंग देता है। इन सब का कंबाइंड आउटपुट प्रिवेंटिव सिक्योरिटी है। अटैक होने के बाद रिस्पॉन्स देना एक लेवल है, अटैक होने से पहले पैटर्न पकड़ लेना हायर लेवल है। एग्जैक्टली वही इंटेलिजेंस ग्रिड का रियल पर्पस है। काउंटर टेरर रिस्पॉन्स में हर फोर्स का रोल सेम नहीं होता। कोई डिटेक्ट करता है, कोई इन्वेस्टिगेट करता है और कोई फाइनल असॉल्ट करता है। एनएसजी और स्टेट एटीएस को इसी लेंस से समझो। एनएसजी को फेडरल कंटिंजेंसी फोर्स बोला जाता है। कंटिंजेंसी का मतलब इमरजेंसी में डिप्लॉय होने वाली स्पेशलाइज्ड फोर्स। ये रूटीन पुलिसिंग के लिए नहीं बनी, ये जीरो एरर ऑपरेशंस के लिए बनी है, जैसे हाईजैक, हॉस्टेज क्राइसिस, हेविली आर्म्ड अर्बन सीज। जीरो एरर फ्रेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ऑपरेशंस में एक गलती का मतलब सिविलियन डेथ, मीडिया पैनिक और स्ट्रेटेजिक एम्बैरेसमेंट हो सकता है। स्लाइड पर कॉन्सेंट्रिक रिस्पॉन्स रिंग्स दिख रही हैं। सबसे आउटर रिंग लोकल पुलिस या फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, फिर स्टेट एटीएस और फोर्स वन, और सबसे अंदर एनएसजी डिप्लॉयमेंट एज अल्टीमेट इंटरवेंशन।
इस विजुअल का डीप लेसन है कि एनएसजी फर्स्ट लाइन फोर्स नहीं है, वो लास्ट डिसाइसिव लेयर है। अगर लोकल पुलिस इनिशियल कंटेनमेंट फेल करे तो एलीट फोर्स भी लेट हो सकती है। एनएसजी स्ट्रक्चर भी इसी स्पेशलाइजेशन को रिफ्लेक्ट करता है। एसएजी यानी स्पेशल एक्शन ग्रुप आर्मी पर्सोनेल का स्ट्राइक विंग है। एसआरजी यानी स्पेशल रेंजर ग्रुप सीएपीएफ पर्सोनेल का कॉर्डन, लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट रोल संभालता है। ये डिवीजन रैंडम नहीं है। असॉल्ट और सपोर्ट को अलग रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो टीम ब्रीच करे उसका फोकस प्योर कॉम्बैट पर हो, और जो टीम पेरीमीटर, इवैक्यूएशन, लॉजिस्टिक्स, क्राउड कंट्रोल करे वो उसके बर्डन को कम करे। डायरेक्टर जनरल आईपीएस चेन और ऊपर दिए गए एसएजी 51-52 और एसआरजी 11, 12, 13 की ब्रांचिंग इसी कमांड डिज़ाइन को दिखाती है। 2611 के बाद एक हार्ड लेसन मिला था। सेंट्रल एलीट फोर्स अगर एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी तो रिएक्शन टाइम बढ़ेगा। इसलिए रीजनल हब्स मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और मैप पर शोन लोकेशंस पर बनाए गए। क्लॉक आइकन्स रिड्यूस्ड रिएक्शन टाइम का पॉइंट रीइंफोर्स करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि अर्बन टेरर अटैक मिनट बाय मिनट मीडिया इवेंट और कैजुअल्टी मल्टीप्लायर बन जाता है। हर घंटा कॉस्टली होता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या हर स्टेट एनएसजी का वेट करे? नहीं। इसीलिए स्टेट एटीएस फर्स्ट रिस्पॉन्डर और लोकल स्पेशलाइज्ड यूनिट के रूप में क्रूशल है। महाराष्ट्र का फोर्स 1 इसका एग्जाम्पल है, जो एनएसजी मॉडल पर रैपिड लोकल डिप्लॉयमेंट के लिए बना। इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से लेसन सिंपल है। लेयर्ड फोर्स आर्किटेक्चर होना चाहिए। लोकल पुलिस सीन सिक्योर करे, एटीएस टैक्टिकल होल्ड और इंटेल सपोर्ट दे, एनएसजी फाइनल प्रिसिजन स्ट्राइक करे। अगर फर्स्ट रिंग कोलैप्स कर जाए, आउटर केओस इनर असॉल्ट को भी वीक कर देता है। इसलिए सिर्फ एलीट कमांडो ग्लैमर से सिस्टम नहीं चलता। ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, रिहर्सल, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और अर्बन प्रिपेयर्डनेस इक्वली इंपॉर्टेंट है। टेरर रिस्पॉन्स एक रिले रेस है, सोलो एक्ट नहीं। समझ लो तो पूरा स्लाइड क्लियर हो जाता है। रेडिकलाइजेशन को समझने के लिए पहले ये मान लो कि कोई भी आदमी एक दिन में वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट नहीं बन जाता। ये एक प्रोसेस है, एक फनल है, एक ग्रेजुअल शिफ्ट है। स्लाइड का फनल डायग्राम इसी बात को विजुअल फॉर्म में दिखाता है। ऊपर सिंपैथाइजर्स, फिर सपोर्टर्स, फिर रेडिकलाइज्ड और लास्ट में वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट या लोन वुल्फ। इसका मतलब हर एक्सपोज्ड पर्सन अटैकर नहीं बनता, लेकिन एक्सपोजर को लाइटली लेना भी डेंजरस है। सबसे पहले ड्राइवर्स देखो। आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब बार बार ऐसी सोच फीड करना जो दुनिया को हम वर्सेस दे में तोड़ दे। परसीव्ड ग्रीवेंस का मतलब आदमी को लगना कि उसके साथ या उसके ग्रुप के साथ अन्याय हुआ है। रिलेटिव डेप्रिवेशन का मतलब एब्सोल्यूट गरीबी नहीं, बल्कि दूसरों के मुकाबले अपनी बेइज्जती या एक्सक्लूजन फील करना। यहां से सवाल बनता है, क्या टेरर सिर्फ गरीबी से होता है? नो, नॉट एग्जैक्टली। कई एजुकेटेड लोग भी रेडिकलाइज होते हैं। कोर इशू ग्रीवेंस प्लस आइडेंटिटी क्राइसिस प्लस आइडियोलॉजिकल फ्रेमिंग होता है। ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन ने इस प्रोसेस को फास्ट और हिडन दोनों बना दिया। स्लाइड पर फोन्स, लैपटॉप्स और शेयरिंग कंटेंट का मिडिल लेयर दिख रहा है। ये एको चेंबर का साइन है। एको चेंबर का मतलब ऐसी डिजिटल स्पेस जहां आदमी सिर्फ वही सुनता है जो उसकी पहले से बनी बायस को और स्ट्रॉन्ग करे। इसीलिए फीडबैक लूप वाला आइकन इंपॉर्टेंट है। एनक्रिप्टेड ऐप्स, प्रोपोगेंडा मैगजीन्स और डिजिटल प्रीचर मॉडल इसलिए डेंजरस हैं क्योंकि फैमिली और लोकल कम्युनिटी को चेंज दिखने से पहले क्लोज्ड ऑनलाइन वर्ल्ड माइंड कैप्चर कर लेता है। प्रिजन रेडिकलाइजेशन भी मेजर कंसर्न है। स्लाइड के लेफ्ट साइड पर रिक्रूटमेंट और हार्डन टेररिस्ट्स के अंडर ट्रायल से लिंक दिखाया गया है। जेल को सिर्फ पनिशमेंट स्पेस समझोगे तो मिस्टेक होगी। अगर सेग्रीगेशन, मॉनिटरिंग और काउंसलिंग वीक हो तो जेल नेटवर्किंग स्कूल बन सकती है। विशियस साइकिल चार्ट में परसीव्ड इनजस्टिस से एलियनेशन, फिर आइडेंटिटी सर्च, फिर इंडोक्ट्रिनेशन और रिक्रूटमेंट दिखाया गया है। ये इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमिलिएशन या सिलेक्टिव विक्टिमहुड नैरेटिव को एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स आइडियोलॉजिकली पैकेज कर देते हैं। पाथवेज दो तरह के हो सकते हैं, सेल्फ रेडिकलाइजेशन और पीयर टू पीयर इन्फ्लुएंस। लोन वुल्फ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन से फॉर्मली लिंक्ड ना होते हुए भी वायलेंट एक्ट कर देना। पुल फैक्टर्स भी समझो, यूटोपिया क्रिएशन, रिलीजियस ड्यूटी का नैरेटिव, हीरोइक बिलोंगिंग, इवन मॉनेटरी ल्योर। यानी पुश और पुल दोनों का गेम है। पुश ग्रीवेंस देता है, पुल पर्पस देता है। जब दोनों मिलते हैं तब रिस्क एस्केलेट करता है।
इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बिगेस्ट लेसन ये है कि रेडिकलाइजेशन एक लॉ एंड ऑर्डर इशू के साथ साथ साइकोलॉजिकल, सोशल, डिजिटल और आइडेंटिटी इशू भी है। अगर हम सिर्फ अरेस्ट स्टेज पर रिएक्ट करेंगे तो फनल के ऊपर के स्टेजेस मिस हो जाएंगे। डी रेडिकलाइजेशन को समझने के लिए पहले एक बेसिक कंफ्यूजन हटाओ। काउंटर रेडिकलाइजेशन और डी रेडिकलाइजेशन सेम नहीं है। स्लाइड के स्पेक्ट्रम टेबल में ये क्लियरली दिखाया गया है। काउंटर रेडिकलाइजेशन प्रिवेंटिव है, मतलब जनरल पॉपुलेशन को ऐसी इम्यूनिटी देना कि एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव जम ही ना पाए। डी रेडिकलाइजेशन करेक्टिव है, मतलब जो ऑलरेडी रेडिकल माइंडसेट में घुस चुका है उसको बिलीफ लेवल पर रिवर्स करना। डिसएंगेजमेंट और अलग चीज है, उसमें आदमी वायलेंस छोड़ सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि उसके बिलीफ्स फुल्ली बदल गए हों। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पॉलिसी गलत डायग्नोसिस करेगी तो रेमेडी फेल होगी। अगर बिलीफ प्रॉब्लम है और आप सिर्फ पुलिसिंग करोगे तो सरफेस काम आएगा, अंदर रिजेंटमेंट बचेगा। अगर हार्डकोर मिलिटेंट है और आप सिर्फ सॉफ्ट टॉक करोगे तो पब्लिक रिस्क बढ़ेगा। केरला मॉडल, जिसे ऑपरेशन पिजन के नाम से दिखाया गया है, एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच को हाईलाइट करता है। इसका मतलब पुलिस अकेली काम नहीं करती, फैमिली, कम्युनिटी और मॉडरेट क्लेरिक्स भी रोल लेते हैं। ये क्यों इफेक्टिव हो सकता है? क्योंकि रेडिकलाइजेशन आइडेंटिटी और बिलोंगिंग को कैप्चर करता है, तो रिवर्सल के लिए ऑल्टरनेटिव बिलोंगिंग क्रिएट करनी पड़ती है। महाराष्ट्र एटीएस का चक्रव्यूह मॉडल काउंसलिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग और रीइंटीग्रेशन पर जोर देता है। वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ कोई साइड इशू नहीं। जब आदमी को लॉफुल फ्यूचर दिखता है तब एक्सट्रीमिस्ट पर्पस की डिपेंडेंसी कम हो सकती है। स्लाइड का 3-pronged ट्रायंगल भी इसी बात को कंडेंस करता है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, थियोलॉजिकल करेक्शन और सोशल वोकेशनल रीइंटीग्रेशन। ट्रायंगल के सेंटर में रीइंटीग्रेशन लिखा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है। फाइनल गोल सिर्फ वायलेंस रोकना नहीं, आदमी को सोसाइटी के अंदर फंक्शनल जगह देना है। काउंटर नैरेटिव्स पर भी ध्यान दो। जब एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा रिलीजियस टेक्स्ट का डिस्टॉर्टेड वर्जन यूज करता है तो उसका जवाब सिर्फ पुलिस एफआईआर से नहीं आता। थियोलॉजिकल रीबटल यानी ट्रेन्ड क्लेरिक्स के थ्रू करेक्ट इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी होती है। फतवा अगेंस्ट टेरर जैसी चीजें सिंबॉलिक लग सकती हैं, लेकिन बिलीफ बैटलफील्ड में सिंबल्स मैटर करते हैं। लेकिन एक कॉशन भी है, हर केस को रिलीजन ओनली प्रॉब्लम समझना गलत होगा। कई लोग पर्सनल ट्रॉमा, थ्रिल सीकिंग, स्टेटस एंजाइटी या ऑनलाइन लोनलीनेस के थ्रू भी रेडिकलाइज होते हैं। इसलिए वन साइज फिट्स ऑल मॉडल फेल करता है। कम्युनिटी एंगेजमेंट जैसे जनमैत्री टाइप कम्युनिटी पुलिसिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम बन सकता है। फैमिली विड्रॉल, सडन सीक्रेसी, डिजिटल आइसोलेशन, अग्रेसिव आइडियोलॉजिकल शिफ्ट, ये सब अर्ली साइंस हो सकते हैं। डीपर लेसन सिंपल है। सॉफ्ट पावर का मतलब सॉफ्टनेस नहीं, इसका मतलब टारगेटेड प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस प्लस ह्यूमेन रिहैबिलिटेशन है। स्ट्रॉन्ग स्टेट वो होता है जो सिर्फ पनिश नहीं करता, बल्कि थ्रेट को सोशल रूट्स पर वीकन भी करता है। मेक सेंस? इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर्स अक्सर वहां होती हैं जहां सरफेस पर सब ठीक दिखता है लेकिन नीचे स्ट्रक्चर वीक होता है। स्लाइड का आइसबर्ग इलस्ट्रेशन इसी हिडन वीकनेस को शो करता है। ऊपर अरेस्ट्स और काइनेटिक ऑपरेशंस दिखते हैं, लेकिन नीचे पुलिस वैकेंसीज, वीक फोरेंसिक्स, आउटडेटेड इक्विपमेंट, लैक ऑफ HUMINT और इंटर एजेंसी ट्रस्ट डेफिसिट छुपे होते हैं। यानी जो पब्लिक को दिखता है वो सिर्फ टिप है, असली प्रॉब्लम फाउंडेशन में होती है। NCTC स्टेलमेट का एग्जाम्पल इसी इंस्टीट्यूशनल फ्रिक्शन को समझाता है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर को इंटेलिजेंस ऑपरेशंस इंटीग्रेशन के लिए प्रपोज किया गया था, लेकिन स्टेट्स ने फेडरलिज्म कंसर्न उठाया। क्यों? क्योंकि पब्लिक ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। स्लाइड के कॉन्फ्लिक्ट डायग्राम में सेंटर साइड सेक्शन 43A ऑफ UAPA जैसी अरेस्ट सर्च पावर दिखाता है और स्टेट साइड 7th शेड्यूल का आर्ग्यूमेंट। बीच में वॉल और ब्रिज बने हैं। ये विजुअल एक्चुअली इंडिया के एंटी टेरर फेडरल डिलेमा का बेस्ट समरी है। स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन चाहिए, पर स्टेट ऑटोनॉमी भी इग्नोर नहीं की जा सकती। इसलिए प्रपोज सोल्यूशन कोऑर्डिनेटिंग बॉडी ओनली वाला ब्रिज मीनिंगफुल है। अब ह्यूमन पर आओ। ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब ग्राउंड पर इंसानों से मिलने वाली इन्फो, इन्फॉर्मर्स, कम्युनिटी कॉन्टैक्ट्स, इन्फिल्ट्रेशन, लोकल सोर्स नेटवर्क। टेक एंड हेल्पफुल है, लेकिन ओवर रिलायंस डेंजरस है।
क्यों? स्लीपर सेल्स लो डिजिटल फुटप्रिंट रख सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं, कैश यूज कर सकते हैं। ऐसे में ऐप इंटरसेप्ट से ज्यादा मोहल्ला इंसाइट काम आता है। बीट कांस्टेबल की ट्रेनिंग और लोकल ट्रस्ट यहाँ प्राइसलेस हो जाती है। कैपेसिटी डेफिसिट इसी से जुड़ा है। अगर पुलिस पॉपुलेशन रेशो लो हो, स्पेशलाइजेशन ना हो, फॉरेंसिक लैब स्लो हो, तो प्रिवेंशन और प्रोसिक्यूशन दोनों वीक हो जाते हैं। इंटर एजेंसी साइलोज भी मेजर इशू है। टर्फ वॉर्स का सिंपल मतलब एजेंसीज अपनी इंफॉर्मेशन को पावर समझकर शेयर नहीं करती। आईबी, आरएएनडब्ल्यू, मिलिट्री इंटेलिजेंस, स्टेट पुलिस, एनआईए सबके मैंडेट्स अलग हैं, लेकिन टेररिस्ट उन बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट नहीं करता। तो फिर एजेंसीज क्यों करें? यही सिस्टेमिक क्वेश्चन है। जुडिशियल डिलेज भी डिटेरेंस को वीक करते हैं। फास्ट ट्रायल ना हो तो विटनेस थक जाता है, पब्लिक मेमोरी डाइल्यूट होती है और अक्यूज्ड नेटवर्क टाइम गेन कर लेता है। इसीलिए मोर स्पेशल कोर्ट्स और बेटर प्रोसिक्यूशन स्ट्रैटेजी नीडेड होती है। इस स्लाइड का कोर मैसेज रिफॉर्म ओरिएंटेड है। इंटरनल सिक्योरिटी सिर्फ हेरोइक से इंप्रूव नहीं होती। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, फेडरल ट्रस्ट, पुलिस मॉडर्नाइजेशन, ह्यूमन रीबिल्डिंग, फोरेंसिक स्ट्रेंथनिंग और स्पीडी जस्टिस, ये सब एक चेन के लिंक्स हैं। एक भी वीक हुआ तो चेन टूट सकती है। सो रिफॉर्म को ऑप्शनल मत समझो, ये सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस का सेंट्रल पार्ट है। बिल्कुल ठीक। ग्लोबल कोऑपरेशन टेरर के खिलाफ लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। क्यों? क्योंकि टेरर नेटवर्क बॉर्डरलेस हो सकता है, फंडिंग लेयर्ड हो सकती है, मास्टरमाइंड थर्ड कंट्री में बैठा हो सकता है और एविडेंस 4 जुरिस्डिक्शंस में फैला हो सकता है। इसीलिए एफएटीएफ, यूएनएससी सैंक्शंस, इंटरपोल और एक्सट्रेडिशन जैसे टूल्स इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का एक्सटर्नल एक्सटेंशन बन जाते हैं। एफएटीएफ को समझो पहले। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करता है ताकि कंट्रीज टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को सीरियस तरीके से रेगुलेट करें। स्लाइड के प्रेशर मैकेनिज्म ग्राफिक में ग्रे लिस्टिंग और ब्लैक लिस्टिंग के एरोज आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक प्रेशर, इकोनॉमिक आइसोलेशन और करेंसी हिट की तरफ जा रहे हैं। डीपर पॉइंट सिंपल है, कभी कभी बॉम्ब से पहले बैंक रूट पर प्रेशर बनाना पड़ता है। ग्रे लिस्ट वार्निंग होती है, ब्लैक लिस्ट सिवियर आइसोलेशन। इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये एस्पेशली रेलेवेंट है जब क्रॉस बॉर्डर टेरर को स्टेट टॉलरेंस या वीक प्रोसिक्यूशन शील्ड देती हो। यूएनएससी 1267 कमेटी का रोल सैंक्शंस रिजीम है। एसिड फ्रीज, ट्रैवल बैन और आर्म्स एम्बार्गो का मतलब अलेज्ड ग्लोबल टेररिस्ट या लिंक्ड एंटिटी को इंटरनेशनल सिस्टम में स्क्वीज करना। ये सिंबॉलिक भी है और प्रैक्टिकल भी। सिंबॉलिक इसलिए क्योंकि डेजिग्नेशन लेजिटिमेसी बनाती है, प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि फाइनेंस, मोबिलिटी और प्रोक्योरमेंट डिफिकल्ट हो जाते हैं। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस को अरेस्ट वारंट समझना गलत होगा, लेकिन ये फ्यूजिटिव ट्रैकिंग और पुलिस कोऑपरेशन का मेजर टूल है। इसका वैल्यू तब बढ़ता है जब फ्यूजिटिव मल्टीपल कंट्रीज से पास हो रहा हो। अब एमएलएटीज और एक्सट्रेडिशन। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी का मतलब एविडेंस शेयरिंग, डॉक्यूमेंट्स, बैंक रिकॉर्ड्स, विटनेस कोऑपरेशन, फोरेंसिक मटेरियल ट्रांसफर। एक्सट्रेडिशन का मतलब अक्यूज्ड को एक कंट्री से दूसरी कंट्री के हवाले करना। स्लाइड का फ्लो चार्ट दिखाता है, इंडिया रिक्वेस्ट भेजता है, फॉरेन कोर्ट ड्यूअल क्रिमिनलिटी और पॉलिटिकल एक्सेप्शन चेक करती है, फिर एग्जीक्यूटिव अप्रूवल, फिर हैंडओवर। ड्यूअल क्रिमिनलिटी का सिंपल मतलब जिस एक्ट के लिए एक्सट्रेडिशन मांगी गई है वो दोनों कंट्रीज में ऑफेंस होना चाहिए। पॉलिटिकल एक्सेप्शन प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि कुछ स्टेट्स टेरर को पॉलिटिकल ऑफेंस की तरह फ्रेम करके डिले करते हैं। इसीलिए स्लाइड पर सीसीआईटी पेंडिंग स्टैंप इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रहेंसिव ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म अब तक अग्रीड नहीं हुई और यही एम्बिग्विटी मेनी फ्यूजिटिव्स को लीगल शेल्टर देती है। अब फाइनल इंसाइट। इंटरनल सिक्योरिटी को सिर्फ डोमेस्टिक पुलिसिंग तक लिमिटेड सोचना स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है। अगर टेरर फंडिंग बाहर से आती है, प्रोपेगेंडा सर्वर बाहर है, अक्यूज्ड थर्ड कंट्री में है, तो देश के अंदर कितनी भी अच्छी एफआईआर लिख लो, केस अधूरा रहेगा। इसलिए इंडिया को डिप्लोमेसी, लीगल ट्रीटीज, फाइनेंशियल प्रेशर और मल्टीलैटरल फोरम्स सब यूज करने पड़ते हैं। यानी एंटी टेरर फाइट में पुलिस स्टेशन से लेकर यूएन टेबल तक पूरी चेन काम करती है। यही इस स्लाइड का रियल मीनिंग है।